हाँ बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ रखा था असेंबली लाइन प्रोडक्शन, और उसमें हमने पढ़ा कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन की वजह से जो कि फर्स्ट टाइम में यूज किया गया था हेनरी फोर्ड के थ्रू अपने कार कंपनी में, तो कार कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और कार कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाने के बाद फिर इस मेथड ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे सेक्टर में यूज किया गया, जिसका रिजल्ट यह था कि दूसरे सेक्टर में भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। और उसके बाद फिर दुनिया में एक टाइम आया जिसे हम लोग एक इकोनॉमिक बूम के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक बूम यूएस 1922। तो इकोनॉमिक बूम सबसे पहले हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक बूम क्या होता है। इकोनॉमिक बूम स्पेशली यूएस इन 1920s, ठीक है 1920s इकोनॉमिक बूम यूएस 1920s के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 1920s यूएस के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक बूम के बारे में मैंने पहले बताया बच्चों कि इकोनॉमिक बूम क्या होगा कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दुनिया में जब असेंबली लाइन प्रोडक्शन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट काफी सस्ता बिका बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि दुनिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में डिमांड भी बढ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, और परचेजिंग पावर लोगों की परचेजिंग पावर भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो गई। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज करके जब तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और जो लोगों की परचेजिंग पावर थी वो भी इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक रेफ्रिजरेटर लाइक रेडियोज टेलीविजन इन सारी चीजों की वर्ल्ड में डिमांड बहुत बेसिक मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, रेडियोज एंड टेलीविजन की वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक ऐसा एज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ, 1920s के करीब स्टार्ट हुआ, असेंबली लाइन प्रोडक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टार्ट हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। रिजल्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ गया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टीवी, रेडियोज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, मेनी अदर टाइप्स ऑफ द फैंस एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और ऐसी सिचुएशन को जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा लोगों के इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहा हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग इकोनॉमिक बूम के नाम से जानते हैं, जो कि 1920 के बाद से स्टार्ट हुई यूएस इकोनॉमी में। तो इसी वजह से इसे इकोनॉमिक बूम ऑफ 1920 के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम क्या था बच्चों कि जब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में जब असेंबली लाइन प्रोडक्शन का यूज किया गया हेनरी फोर्ड के थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो क्या हुआ कि बाकी जब इंडस्ट्रियल सेक्टर कार कंपनी हेनरी फोर्ड कार कंपनी में यूज किया गया तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। रिजल्ट क्या हुआ कि बाकी इंडस्ट्रीज ने भी अपने कंपनी में असेंबली लाइन प्रोडक्शन का यूज किया, मतलब वर्क स्पेशलाइजेशन का यूज किया। रिजल्ट क्या हुआ कि हर सेक्टर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाने से बिना मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आकर रेट सस्ता हो गया कंपटीशन की वजह से। जब रेट सस्ता हुआ तो लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा खरीदने लगे। वर्ल्ड मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। तो उस सिचुएशन को जो कि 1920 से स्टार्ट हुई, यूएस इकोनॉमी से स्टार्ट हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी से स्टार्ट हुई, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक बूम क्या था। फिर बच्चों इकोनॉमिक बूम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन वर्ल्ड एंड व्हाट वाज द ग्रेट इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन इंडिया। स्पेसिफिक दोनों तरीके से आता है, इंडिया के केस में भी आता है और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का वर्ल्ड में आता है, स्पेशली अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड ऑफ 1929। तो ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जब इंडस्ट्रियल जब किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और चीजों का मार्केट में डिमांड एकदम घट जाए और चीजों की वैल्यू मार्केट वैल्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो जाए और लार्ज नंबर में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बेटा ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, स्पेशली अमेरिका में इफेक्टेड हुआ ग्रेट डिप्रेशन। तो मैंने बताया था कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के पहले इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन आई थी और इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन वो सिचुएशन थी बेटा जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर इन अप्रॉक्स इन 1929 द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन द मार्केट में काफी स्लो होने लगी, काफी डिक्रीज होने लगी। रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई क्योंकि लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कंजप्शन कम हुआ। जब कम हुआ तो लोगों को मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। जब मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया बिकॉज सीइंग द डिमांड के हिसाब से। और रिजल्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो था वो डिक्रीज होने लगा और ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को इंडस्ट्री से अनएम्प्लॉयड किया जाने लगा। लोगों को इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल इंजीनियर को वर्क से टर्मिनेट किया जाने लगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी तो प्रोडक्शन किस काम का, जब प्रोडक्शन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट किस काम का। तो बहुत ढेर सारे लेबर्स को, बहुत ढेर सारे लोगों को इंडस्ट्री से बेटा टर्मिनेट किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया 1929 में अमेरिका के कपास में। और इसका एक बहुत बड़ा और बेसिक रीजन था कि हमने जब इकोनॉमिक बूम पढ़ा था, जब हम लोगों ने इकोनॉमिक बूम पढ़ा था, इकोनॉमिक बूम पढ़ा तो इकोनॉमिक बूम के समय में मैंने बताया था कि लार्ज नंबर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया था। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया तो लोगों ने अपने डिफरेंट वर्क से स्टार्ट किए। लोगों ने अपने बैंक से लोन लेकर के अपने हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने अपने कार और व्हीकल्स वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिया। दे वेर वर्किंग बिकॉज दे वर गेटिंग द लोन्स बिकॉज दे हैव द एम्प्लॉयमेंट एंड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गुड सैलरी they were working, they were purchasing such types of the basic needs of the life like house, like plot of land, like cars, and all these things were bought by them by the taking loans from the क्या कहते हैं बैंक्स। और इसी समय बेटे मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड जो कि दुनिया का एक पावरफुल कंट्री था बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री था। इसकी पावर को हमने देखा था कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ कंट्रीज में इट हैज कैप्चर्ड टू दोस ऑल कंट्रीज जस्ट लाइक एज ए कॉलोनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि कभी क्रेडिटर कंट्री होता था बेटा, कभी क्रेडिटर कंट्री होता था इंग्लैंड, वो एक बारोवर कंट्री के रूप में बेटा कन्वर्ट हो गया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के विद इंग्लैंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज ने
बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लाइक फ्रांस ने, स्पेशली इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं, इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन लिया फ्रॉम द यूएस बैंक्स। तो यूरोप के लार्ज कंट्री स्पेशली इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने, दीज कंट्रीज ने हैज टेकन लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ यूएस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वर आल्सो टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स or purchasing different types of the things like house, plot of lands, car, vehicles and but जब एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, जब ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन आने लगी बेटा, तो ये सारे कंट्रीज जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने बैंक से, यूएस बैंक से लार्ज अमाउंट में लोन ले रखा था, वो लोन रिटर्न बैक या पे करने में, रीपे करने में सक्सेस नहीं हो सके। और ये जो लोग, जिन लोगों ने जमीन ले रखा था, जिन लोगों ने प्लॉट ले रखा था, जिन लोगों ने हाउस ले रखा था बैंक से लोन लेकर के, वो लोग बैंक की ईएमआई कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किस्त, जो बैंक की एक ईएमआई होती है, उसको रिटर्न बैक करने में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, बैंक ने बेटा उन लोगों के प्लॉट या व्हीकल्स को हड़प किया, बट बैंक वाज अनेबल टू रिकवर दिस मनी बिकॉज देयर वाज नो बायर of these things in the market and American banks were also unable to recover the money which had been taken by the European countries like England, like France, like Russia। उसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि अमेरिका के लार्ज ऑफ बैंक्स एंड अमेरिका के लार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के समय कोलैप्स कर गई। और ग्रेट डिप्रेशन 1929 के समय अप्रॉक्स हम 1933 के अप्रॉक्स हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन 1929 से लेकर के 1930 तक, मिड ऑफ 1930 तक कंटिन्यू हुआ था। तो 1930 तक जब बेटा ग्रेट डिप्रेशन का कंटिन्यू हुआ था, तो उस समय तक अमेरिका की लगभग 4000 बैंक्स एंड लगभग 1 लाख इंडस्ट्रीज बेटा कोलैप्स कर गई। 4000 बैंक को शट डाउन करना पड़ा और 1 लाख इंडस्ट्रीज लगभग शट डाउन करना पड़ा, प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन कैन बी डिफाइंड इन शॉर्टली बाय सच अ वे दैट इट इज द सिचुएशंस व्हेन द डिमांड ऑफ द industrial product has reduced very much in the industrial market. Result was the buyers of industrial products has not present in the market, so the demand of industrial product has reduced. So the employers who are working in the industrial sectors were now terminated from the jobs because of lack of demand of the production. There was no demand, so there was no need of the workers and उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज नंबर में पीपल्स बेटा अनएम्प्लॉयड हो गए। और बहुत जो लोगों ने बेटा बैंक से लोन या जो लोन के थ्रू जो डिफरेंट व्हीकल्स, प्लॉट्स ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड या प्लॉट खरीद रखे थे, वो उसकी ईएमआई या उसको रिटर्न बैक, उस लोन को रिटर्न बैक नहीं कर पाए, जिसका रिजल्ट हुआ कि बहुत ढेर सारी बैंक्स कोलैप्स कर गई। और इसका रिजल्ट मैंने अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका ने बहुत लार्ज अमाउंट में लोन दे रखा था यूरोपीय कंट्रीज को, वो रिकवर नहीं कर पाया। और रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि ये सारे बैंक्स 4000 बैंक्स एंड लगभग 1 लाख इंडस्ट्रीज ऑफ द अमेरिका कोलैप्स कर गई। इसी को बेटा हम लोग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं, जिसका अमेरिका में जो अमेरिका में ये इफेक्ट पड़ा। सबसे ग्रेटली अफेक्टेड कंट्री ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वाज अमेरिका। एंड फिर हम बेटा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इन इंडिया। जो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का क्या इफेक्ट हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया एट दैट टाइम, वैसे तो बेटा इंडिया 1929 के समय इंडिया वाज नॉट ए फ्री कंट्री, India was not a free, it has not gained the freedom, but India was at British colony. India was at that time as British colony.
ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में थी बेटा इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया के इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा ये हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते पढ़ते चले हैं कि इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी बेटा, इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। तो इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और रिजल्ट क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होने लगी। ठीक है, इंडिया बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया एक्सपोर्टर था ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक शुगर, लाइक कॉटन, लाइक जूट, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट करता था। तो वर्ल्ड मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड जब कम होने लगी बच्चों, बहुत ज्यादा कम होने लगी, तो इंडिया के जो फार्मर्स थे वो अपनी इस लॉस को रिकवर करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, बट इन द रेशियो इन विच दे वर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन और in that ratio the prices of the food materials या agriculture product were reducing in the international market। इंडिया के किसान जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके वर्ल्ड मार्केट में अब के थ्रू अपने लॉस को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, बट जिस रेशियो में वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे उससे कहीं ज्यादा रेशियो में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में कीमत डाउन हो रही थी। और इसका सबसे ज्यादा बैडली इफेक्ट हुआ बेटा क्या जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल एट दैट टाइम वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड एंड क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम बांग्लादेश वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो बांग्लादेश आज भी बेटे वर्ल्ड में जूट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। हमारा वेस्ट बंगाल और बिहार का सम पार्ट ऑफ असम ये जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस एरियाज है। तो ये बेटा जब इंटरनेशनल मार्केट में जूट की कीमत कम हो रही थी तो जूट का एक्सपोर्ट कम हो जा रहा था, जूट का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो रही थी, जिसकी वजह से बेटा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर या जूट प्रोड्यूसर फार्मर्स ऑफ द बंगाल थे उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई एंड इंडिया बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी सफर कर गई बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो ये बच्चों आप लोगों को ग्रेट डिप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे।